देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सीखा था। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। उसमें मैंने आपको केएच, अल्फा, पीएच और नेचर प्रिडिक्ट करने का तरीका बताया था। और उसी सेगमेंट पे थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट डाउन अ क्वेश्चन। दिस इज 2009 JEE एडवांस क्वेश्चन। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड at 25 degrees Celsius is 1 into 10 power minus 4. The pH of 0.01 m solution of sodium salt is, देखो टिपिकली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन हो गया। आपको बोला है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। आपको फॉर्मूला नहीं पता तो कोई जानने की जरूरत नहीं है। कोई एक वीक एसिड है, ये कंफर्म पता चल गया आपको ना, क्योंकि उसका के वैल्यू गिवन है। तो हमने एसिड एज्यूम कर लिया, लेट से एच ए। यहाँ पे भी आपको ना समझ आए फॉर्मूला, वहाँ एसिड को एच ए लिख लिया जाता है। तो अगर ये एसिड एच ए है तो उसके आयनाइजेशन के लिए एच प्लस और ए माइनस बनने वाला है। इस स्टेप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए वैल्यू अपने को 1 into 10 to the power minus 4 दे रखी है। अब उसने बोला हुआ pH of 0.01 m solution of its sodium salt। तो उसका मतलब अगर इसका सोडियम सॉल्ट लिखेंगे तो वो NaA हो जाएगा। ठीक है, तो अगर NaA है तो ये सॉल्ट है तो 100% आयनाइज्ड होगा, Na प्लस A माइनस बनेगा और A माइनस की होगी हाइड्रोलिसिस, तो उसकी वजह से ये फिर से बनेगा Ha प्लस OH माइनस। हमारे लिए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। फॉर्मूला डाल दो, 7 प्लस pK वैल्यू, K वैल्यू दे रखी है 10 पावर माइनस 4, तो pK वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस 1/2 log C। कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.01। उसको सिंप्लीफाई करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। pKa of weak acid Ha and pKb of weak base BOH is 3.2 and 3.4 respectively, and pH of its salt AB will be, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस हो गया। यहाँ पे AB जो है वो आपके लिए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस की तरह काम कर रहा है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, उसके pH का फॉर्मूला क्या होता है, 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, प्लस pKa दे रखा है आपको 3.2 और pKb दे रखा है 3.4। तो वैल्यू सॉल्व होकर 6.9 आ जाएगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखो उसके बाद। राइट ऑन, कैलकुलेट द pH एट द एंड पॉइंट, कैलकुलेट द pH एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे एसिड बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है। सो कैलकुलेट द pH एट द एंड पॉइंट ऑफ 100 ml 0.1 m NH4OH with 0.1 m H2SO4. Calculate the pH at the end point of 100 ml 0.1 m NH4OH with 0.1 m H2SO4 and Kb of NH4OH given है आपको 10 to the power minus 5। ठीक है, ये सॉल्व। तो पहला काम क्या करेंगे कि एंड पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो एट एंड पॉइंट दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे। At end points, milli equivalents of NH4OH will be equal to milli equivalents of H2SO4। तो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH4OH हो गया 0.1 into 100 और H2SO4 के हो गया 0.1 into वॉल्यूम V into n फैक्टर 2। तो यहाँ से वॉल्यूम सॉल्व करके लाएंगे तो 50 ml आ जाएगा। तो यहाँ से जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगी NH4OH plus H2SO4 gives you NH4 whole twice SO4 plus water। ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देख सकते हो कि H2SO4 के NH4OH के जितने मिली मोल होंगे, NH4 whole twice SO4 उसका आधा बनेगा। तो अब अगर हम यहाँ से
सॉल्व करना स्टार्ट करें तो आपको पता चल गया कि NH4OH H2SO4 के 50 ml यूज करने वाले हैं हम वॉल्यूम में ना। तो हमें पता चल गया कि इसका 100 ml 0.1 मिली मोल्स है और इसका 0.1 इंटू 50 मिली मोल्स है। तो ये 10 मिली मोल्स है हमारे पास और ये 5 मिली मोल्स है। जब रिएक्शन खत्म होगी तो दोनों जीरो हो जाएंगे और ये 5 मिली मोल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 5 मिली मोल्स एंड टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 150 ml। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 5/150। अब देखो अमोनियम सल्फेट अगर आयनाइज होगा तो ये सॉल्ट है तो 100% आयनाइज होगा, तो विल फॉर्म 2NH4 प्लस SO4 2 माइनस। यहाँ पे SO4 2 माइनस है वो स्पेक्टेटर आयन है तो हाइड्रोलाइसिस केवल NH4 प्लस की होगी। तो NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 5/150 इंटू 2, क्योंकि 5/150 था इसके एक मोल से 2 NH4 प्लस बन रहा है। यहाँ से आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस पता चल गया विच इज 1/50। ठीक है, अब ये NH4 प्लस आपको पता चल गया तो इसका मतलब ये सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ट्रीट करेंगे। Yes. तो उसके पीएच का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला ऑफ पीएच इज 7 minus half pKb minus half into concentration. माइनस हाफ लॉग सी, ये अप्लाई करना है। तो 7 माइनस हाफ पीकेबी, तो देखो आपको 10 टू द पावर -5 दे रखा है, तो पीकेबी आ जाएगा 5 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1/15। ये सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 2.5 प्लस 1/2 log 15 and log 15 is nothing but log 5 plus log 3। करो सॉल्व। log 5 plus log 3, log 5 होता है 0.7, log 3 होता है लगभग 0.48, दोनों को ऐड करके फाइनली पीएच वैल्यू रिपोर्ट करिए। यहाँ से पीएच सॉल्व हो गया आ जाएगा आपका 5.09। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको नोटिस करनी थी वो ये करनी थी, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो हमारा फॉर्मूला था ना pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ पीकेबी माइनस हाफ लॉग सी, उस फॉर्मूले में हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट नहीं पुट करनी होती थी, हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वो आयन पुट करना होता था जिसकी हाइड्रोलाइसिस हो रही थी। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, गलती से भी अगर आप अमोनियम सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। आपको कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी है अमोनियम आयन की, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस केवल किसकी हो रही है, अमोनियम आयन की। तो ऐसे क्वेश्चन में बस यही प्रिकॉशन लेनी होती है, जिस आयन की हाइड्रोलाइसिस हो रही है उसी की कॉन्सेंट्रेशन पुट की जाती है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट केस करेंगे। दिस इज कॉल्ड पीएच ऑफ एम्फोटेरिक सॉल्ट। एम्फोटेरिक सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। पहले पॉइंट पे यही लिख लो, इट इज अ सॉल्ट व्हिच कैन रिएक्ट विद, it is a salt which can react with, it is a salt which can react with, it is a salt which can react with acid as well as base. Okay. So it is a salt which can react with acid as well as base. ठीक है, डन, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो कोई भी एम्फोटेरिक सॉल्ट का एग्जांपल है, तो जैसे हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा एक एम्फोटेरिक सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि ये H+ ले भी सकता है और दे भी सकता है। अब सॉल्ट है तो पहले 100% आयोनाइज करके लिखो, तो इट विल फॉर्म Na+ एंड HCO3 माइनस। अब जो HCO3 है ये देखो दोनों काम कर सकता है, ये आयनाइज होके H+ और CO3 2- बना सकता है। उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 लिखेंगे और उसकी हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है। तो अगर ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म H2CO3 एंड OH-। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन कॉन्जुगेट बेस की तरह काम कर रहा है, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेंगे, Kw/Ka1। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, Kw के बराबर। तो
बाइकार्बोनेट आयन के लिए अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो कार्बोनिक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 है, तो डिवाइड करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा Kw/Ka1। ठीक है, अब इसके पीएच का फॉर्मूला सीधे याद कर लेना है, ये कैलकुलेशन वाले केस में अपने कोर्स में ज़्यादा नहीं है, उसका सीधा फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं डायरेक्टली, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। उसका जो पीएच आता है CO के, दैट कम्स आउट टू बी pKa1 प्लस pKa2/2। The formula of pH is pKa1 plus pKa2/2, और यहाँ पे जो Ka1 और Ka2 है वो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कार्बोनिक एसिड है, जिसके लिए मैंने सवाल लिखा ऊपर, तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो। Ka1 एंड Ka2 आर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कार्बोनिक एसिड, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो Ka1 एंड Ka2 आर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप acid dissociation constant of carbonic acid H2CO3। अगर ये वैल्यू पता है आपको तो उसके बेसिस पे आप पीएच का फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो पॉलीप्रोटिक एसिड्स के लिए फॉर्मूला आ जाएगा पीएच इज इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2/2। इस फॉर्मूले में देखो एक खास बात है कि इसका जो पीएच है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, ये चीज नोट बना के ऐड कर लीजिए। pH of amphoteric salts, pH of aqueous solution of amphoteric salts pH of aqueous solutions of amphoteric salts are independent of concentration of salt. pH of aqueous solution of amphoteric salts are independent of concentration of salts। ठीक है, क्वेश्चन लिखा कैलकुलेट द pH of 0.1 m sodium bicarbonate if Ka1 and Ka2 of H2CO3 are 10⁻⁷ and 10⁻11 respectively। तो आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट एम्फोटेरिक सॉल्ट है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। Ka1 और Ka2 आपको गिवन है, तो यहाँ से अगर हम pKa1 निकालेंगे तो आएगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 10⁻⁷ यानी कि 7, और pKa2 निकालेंगे तो माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 10⁻11 यानी कि 11। तो उसका अगर pH लिखेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा pKa1 प्लस pKa2/2। इसका भी सब्स्टिट्यूट करिए 7 प्लस 11/2, तो ये भी आपकी 9 आ जाएगी। ठीक है, सर एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 m NaH2PO4 and 0.1 m Na2HPO4 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। H3PO4 से H प्लस और H2PO4 माइनस बना रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 8 × 10⁻3। H2PO4 माइनस से H प्लस और HPO4 2 माइनस Ka2 6 × 10⁻8, और HPO4 2 माइनस से H प्लस और PO4 3 माइनस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 × 10⁻3। तो आपको इसका pH निकालना है। तो देखो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर हम सबसे पहले NaH2PO4 ले रहे हैं, ये एम्फोटेरिक सॉल्ट है, जैसे ये Na प्लस और H2PO4 माइनस बनाएगा। अब इस H2PO4 माइनस से देखो दोनों फंक्शन है, एक तो ये एसिड की तरह काम कर सकता है फॉर्मिंग H प्लस एंड HPO4 माइनस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको 6 × 10⁻8 दे रखा है, और दूसरा इसकी हाइड्रोलिसिस होके ये बेस की तरह काम कर सकता है, तो ये वाटर एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा H3PO4 प्लस OH माइनस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो आ जाएगा Kw/Ka1, तो 8 × 10⁻3। ठीक है, तो अब ये एम्फोटेरिक सॉल्ट हुआ, तो उसका मतलब इसका pH कितना लिखेंगे, pKa1 प्लस pKa2/2। उसको सॉल्व करना भी आ जाएगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 6 × 10⁻8 माइनस
log of 8 into 10 to the power minus 3 by 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, तो ये आपका पहला पीएच आ गया। अगले वाले सॉल्व के लिए फिर से ऊपर वाली दो इक्वेशन देख के ध्यान से इक्वेशन लिखो और फिर उसका पीएच कैलकुलेट करो। यहाँ से देखो पीएच सॉल्व होके 4.66 आ जाएगा। अब यही काम दूसरे सॉल्ट के लिए करना है। तो दूसरा सॉल्ट देखो हमारे पास है Na2HPO4, ये भी 100% आयनाइज होगा, तो ये बनेगा Na प्लस HPO4 माइनस। जो HPO4 माइनस है अगर ये एसिड की तरह काम करेगा तो ये बनाएगा H प्लस प्लस PO4 माइनस। उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा Ka3, जो कि अपने को गिवन है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये बनेगा H2PO4 माइनस प्लस OH माइनस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा Kw/Ka2, which is 6 into 10 to the power minus 8। तो यहाँ पे Ka2 और Ka3 दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्व है। अब की बार इसका पीएच क्या बनेगा, pKa2 प्लस pKa3/2। बस इतना ही दिमाग लगाना होता है, जो भी दो स्टेप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं उनका एवरेज ले लिया जाता है बस सीधे सीधे। तो pKa2 प्लस pKa3/2 आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से हमारा पीएच आएगा 8 प्लस 13 माइनस लॉग ऑफ 6, लॉग ऑफ 6 और लॉग ऑफ 4। लॉग ऑफ 4 हो गया 2 log 2, तो माइनस 3 log 2 हो गया, माइनस log 3 हो गया बाई 2। तो सॉल्व करिए तो आपका अगला पीएच आ जाएगा। तो 10.31 के आसपास समझ आ गया। तो मतलब डिसोसिएशन में एसिड और बेस के डायरेक्शन में जो दो डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एवरेज ले लिया जाता है बस सीधे सीधे। pK1 प्लस pK2/2 पहले वाले केस में आएगा और दूसरे वाले केस में pKa2 प्लस pKa3/2 हो जाएगा। क्योंकि आप इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, जब हम इसको डील कर रहे हैं तो ये दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। तो इस वाले एम्फोटेरिक सॉल्ट को यूज कर रहे हैं तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये और एक ये है। और जब हम इसके अगले वाले केस को डील कर रहे हैं, ये वाला यूज कर रहे हैं, तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ये और एक ये। तो पहले वाले के लिए pKa1 प्लस pKa2/2 यूज कर रहे हैं और दूसरे वाले के लिए pKa2 प्लस pKa3/2 यूज कर रहे हैं। तो पहला वाला पीएच आपका सॉल्व होकर आ जाएगा 4.66 और दूसरा वाला पीएच सॉल्व होकर आ जाएगा 10.35। ठीक है, समझा दीजिए सर। सॉल्व करने के बाद पहला पीएच आ गया आपका 4.66, दूसरा पीएच आ गया 9.81। लॉजिक समझ गया ना पूरा पूरा। मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि सर इसका पहला पार्ट जो एम्फोटेरिक सॉल्ट है उसका दो तरफ का केस देखना है। एक तरफ उसका एसिड वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, एक बार बेस वाला देखना है। तो जब वो एसिड की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1, और जब उसको बेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो Ka2, तो pKa1 प्लस pKa2/2 करना है। जबकि दूसरा वाला सॉल्ट है जो Na2HPO4, जब वो एसिड की तरह यूज हो रहा है तो उसका pKa3, और जब बेस की तरह यूज कर रहे हैं तो pKa2, तो pKa2 प्लस pKa3/2 कर दिया। बस कॉन्सेप्ट केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है। यहाँ पे देखो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka3 इन्वॉल्व हो रहा है और यहाँ एक Ka2 इन्वॉल्व हो रहा है, तो pKa2 प्लस pKa3/2 किया है। और उसके पिछले वाले केस में उसके पिछले वाले केस में एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट pKa2 यूज किया है और एक pKa1 यूज किया है, तो pKa1 प्लस pKa2/2 कर देंगे। तो पहला वाला पीएच सॉल्व होकर आ जाएगा 4.66, दूसरा वाला पीएच सॉल्व होकर आ जाएगा 9.81। ठीक,